नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेश। दोस्तों, आज हम साइंस के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर आप क्लास 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, तो आप भली-भांति इस चीज़ को जानते हैं कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से नहीं हैं जो क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जनरल साइंस में ये जो टॉपिक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए ये टॉपिक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इस टॉपिक को बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो बहुत इजी लैंग्वेज में आप बताएंगे कि हरे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाए जाने की जो प्रक्रिया होती है, उन्हीं को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब इस डेफिनेशन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी चीज के आप भोजन बना लेंगे। जैसे अगर हम कंपेयर करके आपको बताएं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को ले लें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना भोजन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल की। अगर हमें सब्जियां बनानी है तो हमें मार्केट से सब्जियों को लाना पड़ता है, या फिर अगर हमें दालें वगैरह बनानी है तो उन दालों को भी हमें मार्केट से परचेज करना पड़ता है। उसके साथ मसाले होते हैं, नमक होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट पॉइंट में ही काउंट कर लेता हूँ। अगर मैं अगली बात करूँ, सेकंड पॉइंट में हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो हमें चाहिए पानी। आपको पता है कि भोजन बनाने के लिए हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। और अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इन भोजन को पकाने के लिए हमें एलपीजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि विदाउट एलपीजी का हम भोजन पका नहीं सकते हैं। उसके बाद जो चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो हमें क्या चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो उस भोजन को बनाए। तो अगर मोटे तौर पे हम बात करें, तो अगर एक व्यक्ति है वो अपने लिए भोजन बनाता है, तो उन चार चीजों की आवश्यकता होती है। एक जो रॉ मटेरियल्स है, दूसरा पानी, तीसरा एलपीजी, और चौथा वो स्वयं व्यक्ति जो अपना भोजन बना रहा है। ठीक इसी तरीके से पेड़ पौधों को भी भोजन बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। अब चूंकि हम मूव करते हैं, हम इधर उधर आ जा सकते हैं, तो हम उन मटेरियल्स को मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं और हम बना लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि पेड़ पौधे मूव नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। लेकिन वो एक ही जगह पे स्थिर रह करके उन सारे इंग्रेडिएंट्स की व्यवस्था कर लेते हैं जो उनके भोजन के लिए जरूरी है। अब उनके भोजन के लिए क्या जरूरी है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। हमने इसको कंपेयर करके ह्यूमन बींग से, यानी हम लोग कैसे भोजन बनाते हैं, इनसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जिससे आप चीजों को समझ पाए। तो आपको पता हो गया कि हम लोग जो भोजन बनाते हैं किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरीके से पेड़ पौधों को भी आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। अब उनके लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो सबसे पहली चीज जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। आपको पता होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है कि 0.03% में। आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। तो ये पहली चीज है जो उनकी आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर जो उनकी आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, वो होता है पानी, वाटर। तो वाटर इनको कहाँ से मिलेगा, वाटर मिल जाता है इनको जमीन से, यानी उनकी जो जड़ें होती है जमीन में लगी होती है, वो जड़ें जो है क्या करते हैं, उन सॉइल से पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उनमें जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो भी उस पानी के साथ जो है वो आ जाते हैं, पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप बताएंगे, उनको पानी की आवश्यकता होती है। जो तीसरी चीज है वो क्या होती है कि भोजन पकाने के लिए जैसे हमें एलपीजी की आवश्यकता होती है, वैसे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है सनलाइट की, यानी सूर्य के प्रकाश की जो है जरूरत होती है। और 4 पॉइंट की अगर हम बात करें, तो उनको जरूरत होती है क्लोरोफिल की। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट होता है, जिनका इस्तेमाल जो है फोटोसिंथेसिस में किया जाता है। अब ये कैसे करते हैं इनका इस्तेमाल, अब हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो CO2 होता है वो किस तरीके से पौधे एब्जॉर्ब करती है। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब उनको CO2 लेना होता है, तो
तो इन्हीं छोटे-छोटे जो पोर बने होते हैं पत्तियों में, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ ले लेते हैं और जब भोजन बना देते हैं, तो जो निकलता है भोजन बनने की प्रक्रिया में, O2 को भी वो इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी CO2 का अंदर आना, O2 का बाहर जाना, इसका इस्तेमाल जो है वो पेड़-पौधे इसी स्टोमेटा के माध्यम से जो है वो करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CO2 किस तरीके से अंदर आ रहा है, किस तरीके से जो O2 है वो बाहर जा रहा है। अब बात यहाँ पर आता है कि जो ये जो स्टोमेटा है, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो स्टोमेटा को रेगुलेट करने के लिए गार्ड सेल होता है। ये गार्ड सेल ये तय करता है कि स्टोमेटा को कब ओपन करना है, कब स्टोमेटा को बंद करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टोमेटा परमानेंट ओपन नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो परमानेंट ओपन होगा तो उसमें जो पानी पाए जाने वाले जो पानी होते हैं वो इवापोरेट हो जाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो वो पानी जो है इवापोरेट ना हो पाए, इस वजह से उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो गार्ड सेल का होता है। गार्ड सेल क्या करता है कि उस स्टोमेटा को ओपन करता है और वही उस स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई कि सीमुटों को पेड़ पौधे कैसे अंदर की तरफ लेते हैं। अब बात आती है सेकंड चीज की, वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो है वो पानी अपने रूट से प्राप्त करते हैं। आपको पता है कि उनके जो रूट्स होते हैं वो जमीन में लगे हुए होते हैं, तो वहां से वो पानी और मिनरल्स, क्योंकि जब वो पानी को अंदर से रूट के माध्यम से जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं वो भी जो है उस पानी के थ्रू उस पौधे में चले जाते हैं। तो यहाँ से इनको पानी जो है वो मिल जाती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है क्लोरोफिल की। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे में जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। यही क्या करता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको ये ट्रैप करता है, उसी को ये पकड़ता है। पकड़ कर करता क्या है, ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो है वो चेंज कर देता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होने के साथ साथ क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए पेड़ पौधों के पत्तों में। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश को जो है वो ट्रैप नहीं हो पाएगा, और जब ट्रैप नहीं हो पाएगा तो भोजन बन नहीं पाएगा। तो क्लोरोफिल क्या करता है, उस सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर लेता है और सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और पेड़ पौधे इस तरीके से अपना भोजन बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर आपको बात बताई है उसको एक इक्वेशन के थ्रू आप डेफिनेशन लिख करके और इस प्रोसेस को समझा करके आप नीचे इक्वेशन जरूर मेंशन करना। क्योंकि जब तक आप इक्वेशन नहीं मेंशन करेंगे, रासायनिक जो समीकरण होता है उसको आप मेंशन नहीं करेंगे, तब तक बातें क्लियर नहीं होगी। इसलिए इसे मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो भी मैं जो केमिकल इक्वेशन बोलूंगा वो सब बैलेंसिंग फॉर्म में होगा, और आपको इक्वेशन बैलेंसिंग फॉर्म में लिखना भी है। क्योंकि अगर आप बिना बैलेंस की इक्वेशन लिख के चले जाएंगे तो हो सकता है आपके नंबर जो है वो कट हो जाए। तो अगर आपको नंबर पूरा पाना है तो आपको जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको भी कंप्लीट तरीके से बैलेंस करके लिखना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं। हमें क्या चाहिए, CO2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6CO2 और प्लस आपको चाहिए वाटर, तो 12H2O। मैं बैलेंसिंग फॉर्म में से बोल रहा हूँ। उसके बाद एरो का निशान लगाएंगे, वहां पर आप सनलाइट को दिखाएंगे, लिखेंगे सनलाइट, और नीचे क्लोरोफिल, जिससे पता चले कि जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोज, C6H12O6। यही जो ग्लूकोज बन रहा है यही पौधे का भोजन होता है। उसके बाद क्या होगा, वाटर, वाटर जो क्या होगा वो निकल जाएगा 6H2O। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है वो भी रिलीज हो जाता है भोजन बनने के दौरान, उसको लिखेंगे 6O2। और यही जो ऑक्सीजन होता है उसका इस्तेमाल हम लोग जो है सांस लेने में जो है वो करते हैं। तो इस इक्वेशन को भी वहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है बैलेंसिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इक्वेशन को और समझा देता हूँ। यहाँ पर जो 12H2O है, रिएक्टेंट साइड में जो 12H2O लिखा गया है, इसमें वो क्या रहा है दोस्तों, जो हमारा जो क्लोरोफिल होता है जब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, तो जैसे ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये जो 12 मॉलिक्यूल वाटर की है 12H2O, ये जो है स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यही जो ऑक्सीजन होता है ये जो है बाहर निकल जाता है भोजन बनने के दौरान में, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो CO2 को रिड्यूस कर देता है, और जैसे CO2 को रिड्यूस करता है तो C6H12O6 यानी जो ग्लूकोज है वो हमारा बन जाता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, यही होता है पौधे का भोजन, जिनका इस्तेमाल पौधे एनर्जी के रूप में करते हैं। इस तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं। अब एक चीज आपको और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग अपना भोजन बनाता है तो जो उनका भोजन होता है बॉडी से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और कुछ मात्रा वो ब्लड में रख लेती है, और बाकी बची हुई जो मात्रा है उसको वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके बॉडी में, चाहे मसल्स हो चाहे वो लीवर हो, उसमें डिपॉजिट कर देती है।
क्यों डिपॉजिट कर देती है? जिससे अगर फ्यूचर में उसे इसकी जरूरत पड़े, उसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर ले। तो जो डिपॉजिट फूड्स होते हैं, आप कह सकते हैं जो डिपॉजिट जो फूड्स होते हैं, उनका वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। तो पौधे जब आवश्यकता लगती है तब इसका इस्तेमाल वो एनर्जी के रूप में करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज जो है वो बना लेते हैं और जितनी मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है उसका इस्तेमाल वो कर लेते हैं। बची हुई जो मात्रा में ग्लूकोज बच जाता है एक्सेस अमाउंट में, उसको ये स्टार्च के फॉर्म में पौधे के तने में, लीव्स में, फल उनके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनमें ये स्टोर कर लेते हैं, जिससे अगर भविष्य में उन्हें जरूरत पड़े तो वो इनका इस्तेमाल कर ले। तो अब यहाँ पर आपको मैंने इसलिए समझाया जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि स्टार्च जो है क्या होता है। तो स्टार्च जो है वो पौधों के द्वारा रिजर्व किया हुआ जो फूड होता है वो होता है, जिसे वो फ्यूचर में जो है एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें डेजर्ट प्लांट के बारे में थोड़ी बात की गई है, उसको भी मैं आपको बता दूं कि डेजर्ट जो प्लांट होते हैं उनकी कहानी क्या होती है। देखिए दोस्तों, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं आपको पता है कि बहुत रेतीली जगहों पर पाए जाते हैं, जहां पर अक्सर पानी की जो है वो कमी देखी जाती है। तो उनमें जो स्टोमेटा होता है वो दिन के समय में ओपन नहीं होता है। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीमित मात्रा में पानी उन प्लांट्स के पास होती है। अगर उनकी स्टोमेटा दिन के समय में ओपन होगी तो इतनी ज्यादा गर्मी में जो पौधों में पानी होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, उसका वाष्पीकृत हो जाएगा। ऐसे में पेड़ पौधों में भारी मात्रा में पानी की कमी आ जाएगी। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो करते क्या है, वो अपने स्टोमेटा को दिन के समय में ओपन ही नहीं करते हैं। तो ये करते क्या है, जब रात्रि का समय आता है तो ये CO2 को वहां से ले लेते हैं और दिन के समय में वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यानी वो दिन के समय अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करते हैं, जिससे वो इवापोरेशन से बच जाए। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि अभी इसकी भी बात जो है एनसीईआरटी में की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस ये आपको समझ में आया होगा और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में भी आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन संबंधी जो वीडियो होता है मैं आपको इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।